हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग आ गए इसके नेक्स्ट सेशन में, और यहाँ पर भी हम लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे। बहुत मस्त और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये बेटा। ये तो आपको क्या करना है बेटा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, कूल माइंड से साथ साथ नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो और लेक्चर को एंजॉय करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था लास्ट लेक्चर में केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 4 टेस्ट की बात की थी। लिटमस टेस्ट था, थैलिन डाई टेस्ट था, लिबरमैन टेस्ट था। ठीक है, तो इस तरह से थैलिन डाई टेस्ट था, 4 टेस्ट थे। तो अब उसमें क्या है कि जो थैलिन डाई टेस्ट था आपका, थोड़ा सा एक चीज और देखो, थैलिन डाई टेस्ट याद करो, जिसमें फिनोल्फथलीन बना था, उसके बाद फिर 2 फिनॉल ने अटैक किया था। तो जब फिनॉल वहां पे अटैक करता है ओके, तो इस केस में आपने देखा था कि जो फिनॉल था जैसे कि ओएच था, थोड़ा सा याद करो, फिनॉल था, उसका यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा था, एक इस फॉर्मेट में रिप्लेस हो रहा था। और अगर आपको याद होगा तो हमने एक फॉर्मेट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बनाया था, इनोल से कीटो बनाया था, और एक में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे थे। और ये दोनों हाइड्रोजन कौन से पोजीशन से रिप्लेस हो रहे थे? फ्रॉम पारा पोजीशन, फ्रॉम पारा पोजीशन, फ्रॉम पारा पोजीशन। तो यहां पर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो, यानी कि यहां पर एक काम करते हैं, पहले चीज लिख देते हैं कि मान लो कि अगर हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो रहा है फॉर थैलिन डाई टेस्ट पैरा पोजीशन से, ये पैरा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये यहां से हटता है तभी यहां पे जाके ये पर्टिकुलर पार्ट ज्वाइन होता है। पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है था। इट मीन्स फॉर थैलिन डाई टेस्ट, थैलिन डाई टेस्ट para position of phenol और इट्स जो भी ऑर्थो और मेटा सब्स्टिट्यूटेड है कंपाउंड शुड नॉट बी ब्लॉक्ड, शुड नॉट बी ब्लॉक्ड। यानी कि ये पोजीशन जो पारा पोजीशन है, पारा पोजीशन, इट शुड बी फ्री, इट शुड बी फ्री। देयर शुड बी नो एनी ग्रुप एट पारा पोजीशन। तो पारा पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रुप लग गया तो ये अटैच नहीं हो पाएगा, और अगर अटैच नहीं हो पाएगा, अब अटैच कैसे नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, इसका मैंने प्रॉपर मैकेनिज्म समझाया आपको। तो अगर अटैच नहीं हो पाएगा तो ये थैलिन डाई टेस्ट नहीं देगा। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव थैलिन डाई टेस्ट, थैलिन डाई टेस्ट। जैसे कि ए हमने ये लिया, फिनॉल, बी OH CH3, सी OH CH3, डी OH CH3। तो आपको इसमें बता रहा है कि कौन सा कंपाउंड, कौन कौन से कंपाउंड्स जो है इसमें थैलिन डाई टेस्ट देंगे। एक्चुअली में मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, कौन कौन से कंपाउंड देंगे। तो सिंपल देख लो, ये है पारा पोजीशन, ये है पारा पोजीशन, ये है पारा पोजीशन, ये है पारा पोजीशन। पारा पोजीशन यहां पर फ्री है, पारा पोजीशन यहां पर फ्री है, पारा पोजीशन यहां पर फ्री है, पारा पोजीशन यहां पर ब्लॉक्ड है ड्यू टू CH3 ग्रुप। Para is blocked
ड्यू टू CH3 ग्रुप। तो if para position is blocked, if para position is blocked, if para position is blocked, para position is blocked, then if para position of phenol compounds is blocked, then no thylene dye test, थैलिन डाई टेस्ट। तो इसका मतलब ये थैलिन डाई टेस्ट नहीं देगा, ए देगा, बी देगा और सी देगा। आई वांट टू से एक्चुअली दिस वन। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड देगा और कौन सा कंपाउंड नहीं देगा। अच्छा, इसमें मैंने आपको 4 टेस्ट बताए थे बेटा। इसमें एक चीज में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं ऐड करना चाहता हूं। हालांकि मैंने सोचा था कि जब मैं आपको फिनॉल बताऊंगा तो वहां पर डिस्कस करूंगा, यहां पे नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सच, बट अगर उसको हम ऐड कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। एक टेस्ट में यहां पर और ऐड करना चाहता हूं फिनॉल में एक्चुअली में, वो क्या है, दैट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये जो ब्रोमीन वाटर सिस्टम होता है, ये जो कलर होता है इसका, ये रेड कलर होता है एक्चुअली में। जो ब्रोमीन वाटर होता है इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। और ये जो ब्रोमीन वाटर है बेसिकली दिस इज यूज्ड फॉर, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। नहीं बता रहा हूं अभी यहां पे अनसेचुरेशन का टेस्ट, क्योंकि मैं अलग से डील करूंगा। बट फिनॉल ऑल्सो गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनॉल भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। जैसे कि देखो जरा कैसे, हमने क्या किया कि ये फिनॉल लिया, इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड किया, ओके। जब ये ब्रोमीन वाटर आप ऐड करो तो बेटा इसका कैसा कलर है, रेड कलर है। और उसके बाद हमें एक कंपाउंड मिलता है यहां पर, देखना वो कंपाउंड क्या है। एक कंपाउंड हमको मिलता है यहां पर, वो कंपाउंड देखो क्या है, उसका नाम भी बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है ये, और आपको शायद याद भी आ गया होगा। ऑर्थो और पारा पोजिशन इज ऑक्युपाइड बाय ब्रोमीन एक्चुअली। तो अगर आप इसका नंबर करो 1 2 3 4 5 6, 2 पर, 4 पर और 6 पर 3 ब्रोमीन लगे, तो इसका नाम हो गया 2, 4, 6 और ट्राइब्रोमो फिनॉल। 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। ये जो कंपाउंड है इसका व्हाइट पीपीटी मिलता है, व्हाइट पीपीटी, which smells like एंटीसेप्टिक। किसकी तरह स्मेल करता है ये, एंटीसेप्टिक की तरह। तो देखो एक तो क्या होगा कि जब आप फिनॉल का ब्रोमीन वाटर टेस्ट कराओगे तो रेड कलर सोल्यूशन होगा जो कि डिसअपियर होकर क्या दे देगा, सो हियर रेड कलर डिसअपियर्स टू व्हाइट पीपीटी। हियर रेड कलर डिसअपियर्स टू गिव white PPT and smells like antiseptic, ओके। तो ये जो है एंटीसेप्टिक की तरह स्मेल्स करता है ना, स्मेल्स लाइक एंटीसेप्टिक। कैसा पीपीटी होता है इसका, व्हाइट पीपीटी होता है बेटा, और स्मेल्स लाइक एंटीसेप्टिक, है ना। और इसका जो पीपीटी होता है दैट इज व्हाइट पीपीटी। क्लियर है बात। तो दिस इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर फिनॉल। तो फिनॉल जो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी एक्चुअली में देता है। बात क्लियर है। तो इस तरह से थैलिन डाई टेस्ट कौन देगा बेटा, थैलिन डाई टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा, वो आप यहां से देख लो। पारा पोजीशन फ्री होना चाहिए फिनोलिक ग्रुप का, जो पारा पोजीशन है फिनोलिक ग्रुप का वो फ्री होना चाहिए। अगर ब्लॉक्ड है तो थैलिन डाई टेस्ट नहीं देगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होगा कि ब्रोमीन वाटर जो होता है रेड कलर होता है। दिस टेस्ट इज बेसिकली फॉर टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन।
बट फिनॉल ऑल्सो गिव्स दिस टेस्ट। तो जब फिनॉल ये टेस्ट देता है ब्रोमीन वाटर के साथ तो रेड कलर डिसअपियर्स टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल व्हिच स्मेल्स लाइक एंटीसेप्टिक, which smells like antiseptic. So this is about test of phenol. तो इसमें एक काम ये कर लेते हैं, पता है क्या, फिर आपने एक चीज बताया था बेटा यहां पर, तो चूंकि यहां पर ब्रोमीन वाटर आ गया है तो मैंने आपको जो ट्रिक बताया था, लिबरमैन डू फॉर्मेलिटी फॉर लिबर्टी थिंक ड्यूड, याद करो। तो उसमें छोटा सा एक काम कर लो आप। एक्चुअली हमारा काम इसे चल सकता था, बट मैं नहीं चाहता हूं कि ये चीज मैं फिनॉल में डिस्कस करता, क्योंकि ब्रोमीन वाटर भी होता है, ब्रोमीन CS2 भी होता है, ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड भी होता है, बट वो वहां पर जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने सोचा था कि ब्रोमीन वाटर और ब्रोमीन CS2 वहीं पे डिस्कस करेंगे, ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड का टेस्ट क्या, वो रिएक्शन होता है बेसिकली। बट यहाँ पे मैंने डाल दिया, चूंकि कलर वगैरह की बात हो रही है, टेस्ट में इसको मैंने शामिल कर दिया है, ठीक है। तो आप सिंपल ये कर दो कि जो मैंने आपको वीकेएसटी बताया था, ठीक है, अगर आप चाहो तो वहीं से याद रखो, बस इसमें इतना कर दो, ब्रो लिबरमैन do formality for liberty think dude। सो ब्रोमीन सब हो गया आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट, लिबरमैन इज लिबरमैन टेस्ट, ओके। डू फॉर्मेलिटी, F means FeCl3 test, and this is litmus test, and this is phthalene dye test, So bro Lieberman do formality for liberty think dude। bro Lieberman, bro means brother, पता है आपको, मुझे पता है कि आपको पता है, ये चीज नहीं बोलना चाहिए मुझे पता है आपके ब्रो का मतलब आपको पता है। सो ब्रो लिबरमैन डू फॉर्मेलिटी फॉर लिबर्टी थिंक ड्यूड। सो दिस इज कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज वीकेएसटी, एंड दिस वीकेएसटी इज फॉर फिनॉल। ये वीकेएसटी किसके लिए है? दिस इज फॉर फिनॉल एक्चुअली। सो दिस वीकेएसटी इज फॉर फिनॉल, ओके। इसको नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं, ओके। ओके तो अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। सो केमिकल टेस्ट फॉर अमाइंस। अब ये जो अमाइंस हैं बेटा, दो तरह का हम लोग यूज करते हैं, एक होता है एलिफैटिक अमाइन, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक अमाइन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज एनिलीन। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनिलीन? NH2। आप इस N को देखो, ये सिर्फ यहां पर देखो बेटा, आप एक ही कार्बन जुड़ा, इस N से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। वन डिग्री एरोमेटिक अमाइन, या इसी को बोलते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, राइट। अब अगर हम बात करें एलिफैटिक अमाइन की, तो पहला तो होता है आपका सिंपल CH3NH2। अब ये जो N है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दिस इज 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। इसका सिंपल फॉर्म हम RNH2 लिख सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन की बात करें, 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो क्या होगा, CH3 CHNH, CH3 कुछ ये। अब ये जो नाइट्रोजन है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है, कितने कार्बन बेटा आ गए इस नाइट्रोजन से? 2 कार्बन आ गए, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, सो दिस इज 2 डिग्री अमाइन। इसको हम लोग जनरली ऐसे लिख सकते हैं NH, इधर R लिख दो, या R डैश और इधर R लिख दो,
तो इधर अल्काइल मतलब इधर भी कार्बन, मतलब ये R मींस कार्बन, इधर भी कार्बन, और R मींस कार्बन मींस इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन मींस इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, दो लगे हुए हैं, इसलिए 2 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन की बात करें अगर हम लोग, तो क्या होगा, सिंपल आप समझ ही रहे हो, इधर R, इधर R, इधर R, और इसके पास यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर भी 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 एक लोन पेयर, और इसके पास भी एक लोन पेयर। सभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एक्चुअली में यहां पर। तो अगर ये लोन पेयर है, whether the amine is aliphatic or aromatic, in all amines nitrogen has lone pair, so it can donate lone pair, और हमें पता है कि लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड बेस। याद करो जिसको हम लोग बोलते थे लुईस बेस। तो इन सब के पास आप ध्यान से देखो, ध्यान से आप देखो बेटा, इन सबके पास लोन पेयर है, सबके पास। आप चेक कर सकते हो, नाइट्रोजन का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 5 होता है, नाइट्रोजन का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है। कैसे सबके पास एक एक लोन पेयर? तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और 2 हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इधर चला गया, 3 चले गए, 2 बचे लोन पेयर। 2 इधर गया, एक इधर गया, 3 इलेक्ट्रॉन गए, 2 बचा, एक लोन पेयर। सिमिलरली आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो इस तरह से लोन पेयर। सिंस इट इज लुईस बेस, तो सिंस इट इज लुईस बेस, so it reacts very easily with acids। अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर गया मीन्स इट इज soluble in acid, soluble in acids। तो एसिड में इजिली क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। एक्चुअली में ये एसिड में इजिली क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, क्योंकि खुद बेस है। और जब बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, तो जब बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो आसानी से क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और वो आसानी से उसमें क्या होता है, सॉल्युबल होगा, डिसॉल्व हो जाता है। सो जो एरोमेटिक या एलिफेटिक अमाइंस हैं, ये बेसिस में, ये बेस है बेसिकली, और अगर ये बेस है तो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर इनके सॉल्युबिलिटी की बात करें, सो दीज ऑल आर सॉल्युबल इन एसिड्स, सो सॉल्युबल इन एसिड्स। क्लियर है? आगे की बात करते हैं। ओके, ये चीज हो गई। एक एग्जांपल, एक दो चीजें और पूछ लेता हूं आपसे। एक कंपाउंड होता है बीटा नेप्थॉल। बीटा नेप्थॉल पता क्या होता है, ऐसे लिखो उसको, या इसी को हम बोलते हैं 2 नेप्थॉल। जरूरत पड़ेगी तब वहां पे बात करेंगे। 2 बेंजीन रिंग ले लो, और ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ना, ब्रिज, इसको बोलो 1। ब्रिज से सटा हुआ जो पहला कार्बन, उसको 1 बोलो, इसको बोल दो 2। तो ब्रिज से सटा हुए को आप अल्फा बोल दो, और इसको बोल दो बीटा। 1 बोल दो, 2 बोल दो, और इस 2 पर एक OH लगा दो, तो कंफर्म इस 1 पर एक H होगा। इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं बीटा नेप्थॉल और 2 नेप्थॉल। ऐसे लिख लो, या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जरा, जैसा मर्जी हो वैसे लिखो। ये सब मैं पहले ही आपको तैयार करवा देता हूं कि आगे दिक्कत ना आए हमको। ये ब्रिज है, इसको अगर हम 1 बोलेंगे तो इसको 2 बोलेंगे, अगर हम इसको अल्फा बोलेंगे तो इसको हम बीटा बोलेंगे, और बीटा पे क्या लगाना है, एक OH, और इस पर अगर वैलेंसी पूरा करो तो एक हाइड्रोजन होगा। सो 2 पर या बीटा पर OH लगा हो, अगर 2 बेंजीन का अगर फ्यूज्ड बेंजीन। एक्चुअली में ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नैप्थलीन।
क्या बोलते हैं इसको? नैप्थलीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नैप्थलीन। और इसके रिस्पेक्ट में बीटा पर ऑल लगा हुआ है। ऑल मीन्स क्या होता है? अल्कोहल। ऑल मीन्स क्या होता है? अल्कोहल। सो 2 पर 1 या 2 पर आप क्या देख रहे हो? 2 को या फिर इसको बीटा बोल रहे हैं। 2 या बीटा पर क्या लगा है? OH, ऑल लगा है। ऑल मीन्स क्या लगा है? OH लगा है, अल्कोहल लगा हुआ है। सो दिस इज नैप्थलीन। और इसके बीटा पर ऑल लगा हुआ, OH लगा हुआ, ऑल, OL, ऑल। इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा नैप्थलीन था। ये क्या था? नैप्थलीन बीटा नैप्थॉल, क्योंकि अल्कोहल बन गया ना अब ये, तो अल्कोहल बन गया तो ऑल लगाना पड़ेगा ना, तो ये है नैप्थलीन। और चूंकि अल्कोहल बन गया ये, सो बीटा नैप्थॉल। सो दिस इज बीटा नैप्थॉल। दिस इज कॉल्ड बीटा नैप्थॉल। इस कंपाउंड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा नैप्थॉल। ऐसे कंपाउंड अगर हम ले लें, हमने कहा कि ये Cl है और ये S डबल बॉन्ड O है और ये S डबल बॉन्ड O है और ये Cl है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल क्लोराइड। अब यहां से अगर हम एक Cl की जगह पर एक बेंजीन रिंग लगा दें, एक बेंजीन रिंग लगा दें, तो सल्फोनिल क्लोराइड था, अब बेंजीन आ गया तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कुछ कंपाउंड्स है जो हमें पता होने चाहिए पहले से, इनके बेसिस से फिर हम आगे चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो दिस इज बीटा नैप्थॉल, बीटा नैप्थॉल, एंड दिस इज सल्फोनाइल क्लोराइड, एंड दिस इज बेंजीन। बेंजीन लग गया, सो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर है बात? ओके। अब आगे देखो जरा सा, समझ। ओके, तो ये था बीटा नैप्थॉल बेटा, और ये है आपका सल्फोनाइल क्लोराइड। अब देखो आगे क्या। अब जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर हम बात करें यहां पर टेस्ट ऑफ अमाइंस, केमिकल टेस्ट ऑफ अमाइंस, केमिकल टेस्ट ऑफ अमाइंस, whether the amines are aliphatic or aromatic, तब इसमें से कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं जो अमाइंस दे सकते हैं? पहले मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताया, कुछ चीजें बताई आपको मैंने यहां पर पहले। नाउ अब हम ये चाहते हैं भाई कि फिर से वही वीकेएसटी का यूज करें और पहले डिसाइड कर लें कि हमें कौन कौन से टेस्ट यहां पे करने हैं, एंड देन फिर उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। सो केमिकल टेस्ट ऑफ अमाइंस, इसका जो वीकेएसटी है देखो बहुत सिंपल है। वीकेएसटी सालू कार में नहीं लेटो, दिस इज वीकेएसटी। सालू कार में नहीं लेटो। सालू मीन्स सालूबिलिटी टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अभी मैंने बात किया था कि जो अमाइन होते हैं बेटा, जो अमाइन होते हैं वो बेस होते हैं, और अगर हम उसमें क्या डाल दें? एसिड डाल दें, सो अमाइन्स आर soluble in acids, forms soluble salt. ओके। कार का मतलब है कार में सीधे CAR आ रहा है, कार। याद करो, कार अमाइन में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज करते हैं, दैट इज, आर यू गेटिंग? कोशिश करो याद करने की। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं याद करो, वो था क्लोरोफॉर्म प्लस KOH और NaOH। अल्केलाइन क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं इसमें, अल्केलाइन क्लोरोफॉर्म। अब नहीं में से N, नाइट्रस एसिड टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट। सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी में हम बोलेंगे इसको
एजोडाई टेस्ट, यहीं पर हम बात करेंगे किसकी, एजोडाई टेस्ट। और H मीन्स HI हिंजबर्ग टेस्ट, हिंजबर्ग टेस्ट। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HNO2, या इसी को हम HONO लिखते हैं, नाइट्रस एसिड। कैसे बनता है नाइट्रस एसिड, हम लोग NaNO2 लेते हैं और HCl लेते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो ये यहां से क्या बन जाता है, HNO2। तो आप ये लिख लो या ये लिख लो, कहीं पर इनमें से कोई भी लिखा हो तो दोनों का मीनिंग सेम होगा। कार्बालामाइन रिएक्शन में सीधे क्लोरोफॉर्म, अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म लेते हैं। नाइट्रस एसिड टेस्ट, नाइट्रस तो बता ही दिया। हिंजबर्ग टेस्ट, अभी मैंने आपको बताया था सल्फोनाइल क्लोराइड, तो बेटा बताओ सल्फोनाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, सल्फोनाइल क्लोराइड का याद करो, Cl H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O Cl। ओके, मैंने कहा था यहां से एक Cl हटा दो और बेंजीन लगा दो, ये, सो दिस बिकम्स बेंजीन, बेंजीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और इसी रिएजेंट को, ये जो रिएजेंट है, दिस रिएजेंट इज कॉल्ड हिंजबर्ग रिएजेंट। ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, एक्चुअली में बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस रिएजेंट इज कॉल्ड हिंजबर्ग रिएजेंट। लेटो एल, लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट। तो अमाइंस को तो आपने पहले ही बेटा भी बोल दिया कि जो अमाइंस है बेसिकली वो क्या है, बेस है, बेसिक नेचर शो करते हैं। क्या शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। सो दिस इज योर वीकेएसटी, दिस इज योर वीकेएसटी, ओके, दिस इज वीकेएसटी। सो चलो ट्राई टू लर्न दिस वन, देन वन बाय वन फिर डिस्कस करते हैं अमाइंस के टेस्ट। व्हाट इज वीकेएसटी फॉर द टेस्ट ऑफ अमाइंस? it may be primary, secondary, tertiary, और it may be aliphatic और aromatic, जो है सब कवर होंगे यहाँ पे। So don't worry at all, वन बाय वन अच्छे से बस देखते जाओ आप अमाइंस के टेस्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखो ना बेटा, आप लोग कैसे कैसे करके खत्म, और आप इससे देख रहे हो कि चैप्टर्स भी खत्म हो रहे हैं, आपके चैप्टर्स के बहुत सारे पॉइंट बीच बीच में कंप्लीट होते चले जा रहे हैं। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे लेट मी फिनिश फर्स्ट रिडक्शन, तब मैं आपको एक बात बोलूंगा। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी मैं चुपचाप रहूं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। Whenever I will complete reduction of organic compound, then I will discuss something to you. और मैं क्या बोलने वाला हूं वो आपको उसी टाइम पता चलेगा। So chemical test of amines, तो amines basically base है। So what is VKST? सालू कार में नहीं लेटो, सालू कार में नहीं लेटो, solubility test। solubility test तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि भाई अमाइंस जो होते हैं बेस होते हैं, तो अगर बेस में एसिड डाल दो तो एसिड बेस मिलकर सॉल्व बना देगा, मतलब वो एसिड बेस, तो वो जो अमाइन है उस एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी टेस्ट सिंपली। अब लिटमस टेस्ट की बात हम अगर करें तो आपको पता है कि भाई ये बेस है, तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ये भी हो गया। सालू कार में नहीं लेटो, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में छोड़ दो, नहीं में दोनों आ गए, एन nitrous acid test, and for aromatic compound this is called azodite test. For aromatic compound this is called azodite test. For aromatic amine, यहीं पे बता दे रहा हूं मैं आपको, for aromatic amine this nitrous acid test is called azodite test. So for aromatic amine nitrous, साफ लिख दे रहा हूं मैं, nitrous acid test is called azodite test, azodite test। क्लियर रखो सारी चीजों को। अच्छा नहीं, अब HI सीधे N से नाइट्रस एसिड टेस्ट, HI हिंजबर्ग टेस्ट, लेटो लिटमस टेस्ट, सालूकार में नहीं लेटो। अब देखो कौन कौन से टेस्ट कवर हो रहे हैं, कितने टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन से सेकंड, राइट, इसके बाद ये नाइट्रस एसिड टेस्ट थर्ड, हिंजबर्ग टेस्ट फोर्थ, लिटमस टेस्ट 5। So we have to cover
5 मच मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट तो भाई बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो मेन और हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दीज 5 टेस्ट एक्चुअली। सॉल्युबिलिटी, कार्बालामाइन रिएक्शन, नाइट्रस एसिड टेस्ट, हिंजबर्ग टेस्ट, लिटमस टेस्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। ओके, तो बेटा आप सबसे पहला जो हम लोग लेने जा रहे हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सो अमाइंस आर बेसिकली, अमाइंस आर बेस एंड soluble in acid। लाइक हमने लिया C6H5NH2 लोन पेयर है। एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बहुत पहले कि एक लोन पेयर बेटा और एक प्लस चार्ज हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज आता है हमेशा। एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज, लाइक ए पर लोन पेयर है और बी पर प्लस चार्ज है, तो ये दोनों मिलेंगे और एक बॉन्ड बना देंगे, और जहां पर लोन पेयर है वहां पे प्लस चार्ज। सो एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज आएगा। अब आपने डाला सपोज इसमें HCl, HCl का मतलब बेटा H प्लस और HCl माइनस, तो ये आपका बेस है और ये क्या एसिड है। जैसे इसमें डालोगे ये सॉल्युबल हो जाएगा, जैसे इसमें डालोगे ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, एसिड बेस। तो अब देखो होगा क्या, ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज है, तो इस नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। मैं लिख के दिखा रहा हूं, C6H5NH2 था, इसको ऐसे लिख लो। इसने इस H प्लस ने यहां पे अटैक किया तो लोन पेयर प्लस चार्ज, नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। जहां पर लोन पेयर था वहां प्लस चार्ज आ जाएगा और ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। और देखो प्लस आया और Cl माइनस भी है, तो वहीं पे साइड में आप Cl माइनस लिख दो, तो प्लस माइनस दिस बिकम्स सॉल्ट। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं C6H5, ध्यान रखो NH2 है ना, इसको NH3 प्लस लिख दो, NH3 प्लस Cl माइनस, सॉल्युबल सॉल्ट। आपने लिखा C2H5Cl, उसका रिएक्शन आपने कराया C2H5NH2, उसका रिएक्शन आपने कराया HCl से, फिर से वही प्लस है और ये बेटा क्या है, माइनस है। यहां पर लोन पेयर है, डायरेक्ट लिखा जाए तो देखो NH2 से NH3 हो जाएगा, तो C2H5NH3 प्लस और यहां पर Cl बचा Cl माइनस, तो ये आपका बेस है और ये क्या है, एसिड है, एंड दिस इज सॉल्युबल। सो फर्स्ट क्या करो आप कि भाई आप बेस अमाइन ले लो और उसको एसिड में डाल दो, एंड दैट वो उसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। तो दिस इज फर्स्ट टेस्ट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब सेकंड टेस्ट की बात करें अगर हम लोग, तो पहले वही कर लेते हैं, लिटमस टेस्ट की बात कर लेते हैं भाई, लिटमस टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, अमाइंस, जो अमाइंस है बेटा वो कौन सा नेचर शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। सो इट कन्वर्ट्स बोलो, इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। रेड लिटमस टू, एसिड क्या करता था, ब्लू को रेड में और ये रेड को ब्लू में। मीन्स आपने क्या किया, एक लिटमस लिया जो कि कैसा था, रेड था, इसमें आपने क्या डाला, अमाइन डाला। चूंकि अमाइन बेस है, लिख रहा हूं यहां पर, तो बेस को क्या करेगा, इसी लिटमस को किस कलर में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। सो इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू, सॉरी रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। तो आपका जो पहला टेस्ट था वो क्या था, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। जो दूसरा टेस्ट आया बेटा वो कौन सा टेस्ट आया, लिटमस टेस्ट आया। एक्चुअली जो दूसरा टेस्ट आया वो कौन सा टेस्ट आया, लिटमस टेस्ट आया। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट हो गया, लिटमस टेस्ट हो गया, 5 है टोटल। नाइट्रस एसिड टेस्ट आएगा, हिंजबर्ग टेस्ट आएगा, कार्बालामाइन रिएक्शन आएगी, वो टेस्ट आएगा। तो नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं। तो थर्ड टेस्ट जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो यही लेने जा रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट।
पहले मैं क्लियरली एक चीज आपको यहां पे बता दूं कि जो कार्बाइलमाइन टेस्ट है, इट इज फॉर 1 डिग्री एलिफैटिक and 1 degree aromatic amines only. ये 1 डिग्री एलिफैटिक के लिए, मतलब ये 1 डिग्री एलिफैटिक का मतलब क्या कि RnH2, और 1 डिग्री एरोमेटिक का मतलब क्या, PHNH2. PHNH2 मीन्स क्या, दिस वन कार्बन है बेटा यहां पे, और NH2. तो देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से लगा, एक कार्बन से, तो 1 डिग्री. आर को आप चाहो तो ऐसे कुछ भी आर, कोई भी आर मीन्स कार्बन ही तो होता है, लेकिन आपने CH3NH2 लिख दिया. तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से लगा है, एक कार्बन से, सो 1 डिग्री. सो ये आपका एलिफैटिक है और ये क्या है, एरोमेटिक है. सो कार्बाइलमाइन टेस्ट इज ओनली फॉर 1 डिग्री एलिफैटिक एंड 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस ओनली. केवल 1 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक के लिए ही होता है, और दूसरे के लिए ये. सो दिस इज नॉट, सो दिस कार्बाइलमाइन टेस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. मतलब ये 1 डिग्री के लिए ही होता है. तो यानी अगर 1 डिग्री अमाइन है एलिफैटिक और एरोमेटिक, तो टेस्ट देगा. 2 डिग्री अमाइन कोई सा भी हो, वो कार्बाइलमाइन टेस्ट नहीं देगा. 3 डिग्री अमाइन कोई सा भी हो, वो कार्बाइलमाइन टेस्ट नहीं देगा. सो ओनली 1 डिग्री गिव्स कार्बाइलमाइन टेस्ट. ओके. होता क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं बेटा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और इसके अंदर हम लोग अल्केलाइन CHCl3 डालते हैं. अल्केलाइन CHCl3. अल्केलाइन CH3 का मतलब क्या है कि CHCl3 प्लस NaOH और CHCl3 प्लस KOH ये डालते हैं. ऐसा डालने के बाद अगर बहुत ज्यादा फॉल स्मेल आ रही है, वेरी बैड स्मेल, मतलब ऐसा लगेगा कि नाक फट जाएगी, इतनी गंदी बदबू आएगी, वेरी वेरी बैड स्मेल, फॉल स्मेल आने लगती है, तो हम ये मान जाएंगे कि इसके अंदर 1 डिग्री अमाइन इज कंफर्म्ड. It may be 1 डिग्री एलिफैटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक. क्या बताया मैंने कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसके अंदर अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म डाल देंगे, और अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म डालने से फॉल स्मेल आएगा, वेरी बैड स्मेल आएगा, बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है, नाक फट जाएगी, मतलब बहुत ही ज्यादा एक पॉइजनस बैड स्मेल आती है, पॉइजनस बैड स्मेल आती है. तो यहां से कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई 1 डिग्री इज कंफर्म. अब 1 डिग्री अमाइन इज कंफर्म, इट मे बी 1 डिग्री एलिफैटिक और इट मे बी 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन. एक्चुअली बात समझ में आती है. और पता है बेटा, ये जो स्मेल आती है वो पता है कौन से ग्रुप की वजह से आती है, NC ग्रुप की वजह से आती है. NC, दिस इज कॉल्ड आइसो, दिस NC ग्रुप इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड ग्रुप. और ये जो ग्रुप होता है, दिस इज वेरी बैड स्मेल, वेरी बैड स्मेलिंग एंड पॉइजनस ऑल्सो. पॉइजनस ऑल्सो ये बनाता है. सो सिंपल टेस्ट तो हो गया रिएक्शन के बाद. अब टेस्ट, अगर हम कार्बाइलमाइन टेस्ट की बात करें तो टेस्ट की बात तो हो गई कि आपने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म डाल दिया. अगर बहुत ज्यादा बैड स्मेल आ रही है, फॉल स्मेल आ रही है, जो बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी, एकदम नाक फटी जा रही है, दैट इज पॉइजनस ऑल्सो लिटिल, तो कंफर्म है कि 1 डिग्री अमाइन होगा. इट मे बी एलिफैटिक और इट मे बी एरोमेटिक. सो दिस टेस्ट इज कॉल्ड कार्बाइलमाइन टेस्ट. बातें अब इसमें और कई सारी करनी है हम लोगों को, तो उसके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट यहां तक बेटा क्लियर है एकदम. तो देखो स्टेप बाय स्टेप सब चीजें मैं आपको कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, सब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको मैं बताते चला जा रहा हूं कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह से प्रॉपर्ली टेस्ट को फॉर्म करना है, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू एक्चुअली. सो फर्स्ट यू नोट डाउन.
ओके, सो नाउ ये हमने बताया कार्बानिल रिएक्शन। कार्बानिल टेस्ट की बात की हम लोगों ने, रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन हमने 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन लिया RNH2। इसके रिएक्शन हमने कराया क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। एग्जैक्ट रिएक्शन ही लिख देता हूं मैं। ये जो R है और ये जो N है और ये जो कार्बन है, यहां से बन जाएगा RNC। अल्काइल, R अल्काइल है ना, आइसोसाइनाइड प्लस 3 पोटेशियम है, 3 क्लोरीन है, 3 KCl, 3 ऑक्सीजन है। और अगर आप ध्यान से देखो तो 2 और 1 3 और 3 6, 6 हाइड्रोजन है। सो दिस विल बी 3H2। अब लाइक मैंने कहा कि ये है, देखना जरा सा, हमने कहा कि हमारे पास है CH3 CH2 NH2। इसके रिएक्शन हमने कराया CHCl3 प्लस 3 KOH के साथ। सीधे सीधे लिख सकते हो, देखो क्या, CH3 CH2 NC प्लस 3 KCl और प्लस 3H2। तो ये जो पार्ट हमें मिल जा रहा है, अब ये क्या, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। सिमिलरली हमने कहा कि हमारे पास 1 डिग्री एरोमेटिक, 1 डिग्री एरोमेटिक, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, बेंजीन ले लिया भाई हमने ऐसे, NH2। एनिलीन है भाई बेसिकली ये, एनिलीन। इसकी रिएक्शन वही CHCl3 प्लस सिमिलरली वही 3 KOH। कंप्लीट रिएक्शन टेस्ट तो मैंने बता ही दिया था किस तरह से परफॉर्म होना है, वो सारा चीज क्लियर है आपका। तो ये क्या बन जाएगा, फेनाइल ग्रुप है बेटा ये। सो दिस इज फेनाइल आइसोसाइनाइड, फेनाइल आइसोसाइनाइड प्लस वही 3 KCl प्लस 3H2। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बता देना चाहता हूं कि यहां पे जो RNC ये या फिर ये जो बन रहा है, एंड जो फेनाइल आइसोसाइनाइड ये बन रहा है जो NC, बोथ आर आइसोसाइनाइड। ओके, बोथ आर आइसोसाइनाइड। कैसा स्मेल होता है इसका, फॉल स्मेल होता है, वेरी बैड स्मेल होता है, वेरी बैड स्मेल होता है, एंड पॉइजनस होता है। सो जैसे हम लैब में टेस्ट कर लेते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन का, हमको फॉल स्मेल मिल जाता है या फिर बैड स्मेल मिल जाता है, कंफर्मेशन आ जाता है कि आइसोसाइनाइड है, वैसे ही हमको तुरंत इसको डिस्ट्रॉय भी करना होता है। सो इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड इन लैब। जो लैब में आप एक्सपेरिमेंट करें उसको तुरंत डिस्ट्रॉय करना होगा बाय यूजिंग या बाय एडिंग कॉन्क HCl और एक्सेस ऑफ HCl। एक्सेस ऑफ HCl या कॉन्क HCl डाल के हम इस आइसोसाइनाइड को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है हमको। व्हाई द नीड ऑफ डिस्ट्रॉय, बिकॉज दिस इज हैविंग वेरी फॉल स्मेल, वेरी बैड स्मेल, बर्दाश्त ही नहीं होगा आपसे, एंड दिस इज पॉइजनस ऑल्सो, this is poisonous also, so it has to be destroyed in lab by adding concentrated HCl or excess of HCl। चलो अब ये तो टेस्ट हो गया, रिएक्शन हो गया, एक्चुअली में बेटा ये सब कुछ हो गया। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, एक काम की बात देखें, तो ये चीज तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भाई अगर आइसोसाइनाइड बन जा रहा है, अगर आइसोसाइनाइड बन जा रहा है, सो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, एंड इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय एडिंग HCl और excess of HCl। सो हाउ इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, एक्चुअली हाउ इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, अब हमें यह समझना होगा पहले तो कार्बानिल टेस्ट क्या है वो तो क्लियर हो गया, रिएक्शन क्या है वो भी क्लियर हो गया, इट्स वेरी सिंपल, नथिंग एक्चुअली, बट हाउ टू डिस्ट्रॉय। देखो जरा सर, but the thing is that
कि हाउ टू डिस्ट्रॉय आइसोसाइनाइड। डिस्ट्रॉय करना सीखते हैं, फिर हमारे का क्या यूज है, साइनाइड का कहां पर, कहीं भाई साइनाइड अगर हम बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं उसका भी तो रीजन होगा ना, किसका भाई, जब जो कोई चीज अगर हमारे लिए पॉइजनस है, बहुत ज्यादा बैड स्मेलिंग है, तो हम बना ही क्यों रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं तो जरूरत होगी ना उसकी हमें, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग। सो वन ऑफ द बेस्ट यूज मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या है इसका, बट दिस इज पॉइजनस एंड वेरी बैड स्मेलिंग एक्चुअली। और इसी के इस निगेटिविटी का हम फायदा उठा के इसका एप्लीकेशन हम देख रहे हैं कि भाई क्यों हम आइसोसाइनाइड बेसिकली फॉर्म करते हैं, क्या नीड है इसका हमें कहा, बट डिस्ट्रॉय भी करना है, तो इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय, हाउ टू डिस्ट्रॉय एक्चुअली आइसोसाइनाइड। तो हम लोग आइसोसाइनाइड को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या है बेटा, देखो RNC है, RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड या PHNC ले लो, इसमें हम क्या करेंगे, HCl डालेंगे, सम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H+ है भाई यहां पे, जैसे हम इसमें H+ डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पता है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RNH C⋅OH, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। देखना, समझाते हैं अभी आपको। फिर से हम इसमें H+ HCl या H2O यूज करेंगे, तो जो वाटर हम यूज कर रहे हैं ध्यान देना, HOH, इसका ऐसे तोड़ लो इसको, जैसे तोड़ोगे तो RNH2 बन गया, और प्लस इधर देखो HCOOH, तो ये तो अमाइन बन गया, 1 डिग्री अमाइन बन गया, और ये फॉर्मिक एसिड बन गया, मीन्स दिस आइसोसाइनाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड टू अमाइन एंड फॉर्मिक एसिड। तो जो बैड स्मेलिंग था, पॉइजनस था, दैट कन्वर्ट्स इनटू RNH2 एंड फॉर्मिक एसिड एक्चुअली। So this can be destroyed by using conc HCl या excess of HCl। Why excess of HCl? पता है क्यों? अब एक चीज बताओ बेटा, आपने RNC बनाया कैसे था? वेट, सुनना जरा सा। तो आपने RNC बनाया कैसे था, जरा देखना यहाँ पे ध्यान से। आपके पास था RNH2 और उसमें आपने डाल दिया था CHCl3 3KOH, तो ये बन गया था। सुनना, मैं कुछ बोलूंगा यहाँ पे, ध्यान से ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एक्चुअली। तभी तो भाई ये बना था ना आइसोसाइनाइड। सिमिलरली आप यहाँ फेनाइल भी ले सकते हो, मैं वो रिएक्शन नहीं लिखूंगा, फेनाइल भी ले सकते हो। तो जैसे आप RNC में HCl H2O डालोगे तो तुरंत इस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा और HCl H2O के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो ये RNH2 और यहां देखो HCOH बना देगा ये। तो ये जो आइसोसाइनाइड हो गया, यहां से यहां तक जाने में आइसोसाइनाइड इज डिस्ट्रॉयड, isocyanide is destroyed, वही तो हम करना चाह रहे थे एक्चुअली में। आइसोसाइनाइड को हम क्या करना चाह रहे थे, डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे, सो दैट आइसोसाइनाइड इज डिस्ट्रॉयड। बट मेन थिंग इज दैट कि बेटा हमने यहां पर बोला कि जो HCl है, HCl को हमने क्या बोला कि वो एक्सेस में होना चाहिए। पता है क्यों? मान लो कि आपने इसका रिएक्शन इससे कराया, इसने RNC बना दिया, अगर क्लोरोफॉर्म बचा हुआ होगा, सुन लो, आप यहां से यहां गए, जाते जा रहा हूं मैं, आप यहां से यहां गए, यहां पर है ये रिएजेंट, ध्यान देना, आप यहां से यहां गए, फाइनली आपको क्या मिला, 1 डिग्री अमाइन। जैसे 1 डिग्री अमाइन मिला, अगर इफ लेफ्ट क्लोरोफॉर्म KOH है, तो क्या बेटा ये तुरंत RNC फिर नहीं बना देगा, अगेन इट फॉर्म्स RNC इफ लेफ्ट CHCl3 KOH। तो अगर बचा हुआ CHCl3 KOH है सोल्यूशन में, तो अब ये बताओ तुरंत बेटा फिर से RNC नहीं बना देगा। तो अगर आपके पास एक्सिस में HCl होगा, तो जैसे ही RNC बनेगा फिर से HCl फाइनली इसको RNH2 और प्लस फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मच मोर अमाउंट होना चाहिए इसका, मच मोर अमाउंट। क्या मैं कहना चाह रहा हूं समझना,
मच मोर, तभी तो हम इसको कॉन्क HCl, क्योंकि इसमें H प्लस बहुत ज्यादा होगा, कॉन्क HCl का मतलब H प्लस बहुत ज्यादा होगा, तो H प्लस बहुत ज्यादा होना चाहिए, काफी एक्सेस अमाउंट में इसको लेना होगा। क्योंकि आप देखो कि मान लो कि क्लोरोफॉर्म बचा हुआ था, उसने तुरंत फिर से RNH2, भाई RNH2 से ही क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करके तो ये बना रहा है, जब आपने RNC को डिस्ट्रॉय किया तो RNH2 ही तो बना। और मान लो कि क्लोरोफॉर्म रिएजेंट जो आपने लिया था वो बचा हुआ है, थोड़ा सा बच गया रिएक्शन में, अगेन वो RNH2 के साथ, RNH2 यहां पे वाला देखो ये रिएक्शन, RNH2 के साथ रिएक्ट करके फिर से RNC बना देगा। तो अगर HCl नहीं है आपके पास तो बेटा फिर से वो बन गया, फिर प्रॉब्लम क्रिएट। तो इसलिए आपको HCl ज्यादा लेना पड़ेगा कि जैसे ही बने तुरंत HCl फिर उसको RNH2 में कन्वर्ट कर दे। अगर फिर से क्लोरोफॉर्म बचा है तो फिर RNC में जाएगा, फिर HCl उसको किस में कन्वर्ट कर दे, तुरंत RNH2 में। तो HCl इतना रखो कि क्लोरोफॉर्म अगर यूज भी होता जा रहा है, उस RNH2 को RNC में कन्वर्ट भी कर रहा है, तो क्लोरोफॉर्म यूज होते होते खत्म हो जाए और उसके बाद फिर ये RNH2 अगेन RNC में कन्वर्ट ना हो पाए, क्योंकि ये जो RNC है, ये RNH2 जो है RNC में कन्वर्ट तभी हो सकता है जब आपके पास क्या अवेलेबल होगा, अल्केलाइन के CH3। तो इसलिए आपको एक्सेस अमाउंट में HCl लेना होगा, कॉन्क HCl लेना होगा। कॉन्क HCl का मतलब कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हो, कि जैसे ही RNH2 बने तो आपको पता है कि भाई कार्बोनिल रिएक्शन क्या होता है कि जो अमाइन होता है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड बनाता है। तो आपने डिस्ट्रॉय तो कर लिया, RNC खत्म तो हो गया, बट RNH2 बन गया। अब RNH2 अगर बन गया तो बेटा अगर एक क्लोरोफॉर्म और KOH पड़ा हुआ है सोल्यूशन में तो तुरंत इसको फिर से RNC में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिल रिएक्शन, यही तो है कार्बोनिल रिएक्शन। अगर ये बन गया तो प्रॉब्लम सॉल्व कहां हुआ, डिस्ट्रॉय तो हो गया था बट फिर से बन गया। इसलिए जितना ज्यादा HCl होगा तो HCl फिर से इसको RNC को RNH2 SOH में कन्वर्ट कर देगा। फिर मान लो क्लोरोफॉर्म बचा हुआ है तो फिर इसको RNC में कन्वर्ट करेगा। अब HCl बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो रिएक्शन चलता जाएगा, फाइनली क्लोरोफॉर्म जितना बचा हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा और फाइनली RNC डिस्ट्रॉय हो चुका होगा और वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, RNH2 एंड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होगा। ओके तो अब यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं एक्चुअली में कि HCl और कॉन्क HCl must be in excess amount so that left CHCl3KOH and formed RNC completely consumes, पूरा का पूरा वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम या कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाए। आई थिंक व्हाट आई वांट टू से यू अंडरस्टैंड बेटर। आर यू गेटिंग ना कि मैंने क्या समझा है? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा था एक्चुअली। ओके तो आपको चलो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया बेटा कि ये ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हो जा रहा है। ये पार्ट जल्दी लोग नहीं बताते हैं, बस इतना बोल देते हैं कि अगर ये बात समझना, मैं जल्दी लोग क्या बोलते थे कि अच्छा आइसोसाइनाइड बन गया तो हमें उसको लैब में डिस्ट्रॉय करना होगा, सो वील ऐड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, बात वहीं पे खत्म हो जाती। बट हाउ, कैसे करेंगे, दिस इज द रीजन बेसिकली। अभी जो रिएक्शन है, थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में और भी जानना चाहेंगे। भाई काम खत्म नहीं हुआ है, अभी कार्बोनिल रिएक्शन का काम खत्म नहीं हुआ है, वेट सन, देखो जरा सब क्या। उस रिएक्शन को हम दोबारा लिखना चाहेंगे ऊपर शॉर्ट फॉर्म में। नेट रिएक्शन जो आपका है, डिस्ट्रॉय वाला रिएक्शन क्या है कि भाई हमारे पास RNC था बेटा, हमने उसमें HCl H2O लिया था तो ये कन्वर्ट हो गया था RNH C डबल बॉन्ड OH में। फिर हमने उसमें HCl H2O लिया था H प्लस, तो ये ऐसे हमने इसको लिखा था HOH और ये कन्वर्ट हो गया था RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड, और इस तरह से RNC डिस्ट्रॉय हो गया था। और बाकी आगे का मैं समझा चुका हूं कि क्या हो सकता था। ठीक है, इसी रिएक्शन के मैं थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म पे ले जाना चाहता हूं। देखो हालांकि आप बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, बट बेटा आप थोड़ा सा तो हमको यहाँ पर समझाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा हम इसके मैकेनिज्म पर लेके जाना चाह रहे हैं आपको। RNC
मैकेनिज्म में ले जाने से पहले थोड़ा छोटा सा बात करते हैं। एनसी के स्ट्रक्चर के बारे में भाई जानना पड़ेगा थोड़ा सा। आर एन सी, एन के पास 5 इलेक्ट्रॉन बेटा होते हैं, एक यहां यूज हो गया। कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जरा सा, हैं 4। ओके ओके, ठीक। 2 मैंने यहां पे ले लिए, 3 हो गए, और एक लोन पेयर यहां पे। क्या ये दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे? जरा देखो, अगर ये दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा? आर एन डबल बॉन्ड सी, और इसके पास ये लोन पेयर, इसके पास ये लोन पेयर। चेक करो कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 2 5, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। कार्बन की बात करें तो 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इज लेस। इसका मतलब इसका एक ऑर्बिटल खाली है। इट्स 1 ऑर्बिटल इज वैकेंट। वैकेंट जो था उसको एक डब्बे से शो करते हैं। 1 ऑर्बिटल इज वैकेंट। तो शायद, हालांकि मैं ये सब जियोसिम बहुत डिटेल में बताया हुआ हूं आपको, बट यहां पे नहीं बताऊंगा तो मैकेनिज्म में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम डायरेक्ट पहले हम वो पॉइंट समझाते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं एक्चुअली में। तो इसी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? आर एन लोन पेयर डबल बॉन्ड सी, उसका लोन पेयर ऐसे रहने दो, और एक खाली डब्बा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। देखो 2 2 4 2 6, 6 तो 8 होना चाहिए, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये खाली है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे कैसे बेटा एक डेटिव बॉन्ड बन जाता है इस तरह का। तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर एन सी, और इसके पास एक लोन पेयर। ये या इसी चीज को मैं आपको और एक तरीके से समझाना चाहता हूं, सुनना जरा सा। आर एन डबल बॉन्ड सी, यहां पर है, ये खाली डब्बा है बेटा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, अभी मैं इस डेटिव बॉन्ड को रिप्लेस करके एक दूसरे फॉर्म में लाऊंगा। ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिंपल सा तरीका है। देखो बेटा, हमने एकदम हमने लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना के समझाया है आपको। ये चीज एकदम क्लियर आ गई होगी। आई थिंक देयर इज नो नीड टू रिपीट दिस एक्चुअली। अब इसके पास एक खाली डब्बा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के भाई इसके पास खाली है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे केस में डेटिव बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, नाउ एक काम करते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बेटा एक काम करते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे देते हैं। इतना बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है तो यहां पे माइनस आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस चार्ज हो जाएगा। अब इसके पास 2 थे तो 1 बचेगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से गया है तो यहां प्लस आएगा। अरे भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है, या एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तो इलेक्ट्रॉन तो वहां होगा, प्लस एक माइनस भी आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन गया भी, और इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से माइनस चार्ज भी आया। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो 2 थे तो 1 बचा, और इलेक्ट्रॉन चूंकि गया तो प्लस आ गया। मतलब क्या हो, जरा देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आर एन डबल बॉन्ड सी, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। अब खाली डब्बे को मैं शो नहीं कर रहा हूं, जैसे आया तो कौन सा चार्ज? माइनस। जैसे ही आया तो कौन सा चार्ज? माइनस। और बेटा बताओ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, किसके पास चला गया? तो एक ही तो बचा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से गया है इधर एक, तो यहां पे कौन सा चार्ज? प्लस। समझ रहा बात को? तो इसका मतलब, अब बेटा बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या एक बॉन्ड बना सकते हैं? यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग करके। सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, और करके लिख रहा हूं, देखो जरा सा, या ऐसे ही समझो आप, आर डबल बॉन्ड सी था, एक लोन पेयर था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा। अब इस लोन पेयर को आप शो करो या नहीं करो। तो अगर आप कंपेयर करो, मैं यहां पर लिख के हटा दूंगा, इसको देख लो, आप कॉपी करना। हमने कहा कि हमने ये लिखा था, आर एन, लोन पेयर नहीं शो करो, छोड़ो अभी, ये था। क्या मैं इसी को ऐसे लिखूं? जरा देखो, जरा इसमें कहने जाऊंगा, आप यहां पे फोकस करो और आप यहां पे फोकस करो, सेम थिंग ना। इसी को और करके लिखा था ना आपने, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, और जिधर की तरफ हेड था वहां पर माइनस और यहां पर प्लस। तो क्या हम ये रूल बना सकते हैं
कि जहां पर भी डेटिव बॉन्ड होगा उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, और जहां पर हेड है ये हेड है, और ये क्या है इसका टेल है, जहां पर हेड है वहां पर माइनस दे दो, जहां पर टेल है वहां पर प्लस दे दो। तो वही तो किया हमने यहां पर, देखो ना आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड क्या एन एन, और यहां पर ये था, तो मैंने देखो इसको क्या लिखा आर एन ये था, और ये जो डेटिव बॉन्ड था उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये जो डेटिव बॉन्ड था या कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड एक ही बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड एक ही बात है। तो ये हेड था तो वहां पे माइनस दे दिया, और ये टेल था तो यहां प्लस दे दिया। अब आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा क्यों किया सर, बिकॉज दिस इज द मैकेनिज्म एक्चुअली। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ऐसा क्यों किया, बिकॉज दिस इज द मैकेनिज्म, आपके सामने है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो आप इसका स्ट्रक्चर, बहुत लोगों को तो स्ट्रक्चर में ही कंफ्यूजन होता है, मैं बता रहा हूं एक्चुअली, बहुत लोगों को तो स्ट्रक्चर में ही कंफ्यूजन होता है कि अरे ये किसका स्ट्रक्चर कैसे क्या। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एक्चुअली, हरा दे रहा हूं मैं इसको भी। तो एक एक पॉइंट पे फोकस करना है बेटा एक्चुअली में, अदरवाइज समझने में ही दिक्कत हो जाएगी आपको। ओके, तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पे अल्टीमेटली, यहीं पे एक लाइन लिख दूंगा ऊपर में, मैं मैकेनिज्म मैंने समझा दिया, अभी मैंने कुछ इधर नहीं बात की, कर्बाला माइन पे फोकस कर रहा हूं, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात कर रहा हूं मैं यहां पर अगर ये कहूं आपसे कि अगर ये आर एन सी ऐसे लिखा हुआ है तो क्या बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर एन सी, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। इतना बस आपसे कहना चाह रहा हूं। ओके, ये बात फाइनली विथ प्रॉपर मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया कि ऐसे क्यों होता है, बेसिकली रीजन क्या है इसके पीछे एक्चुअली। क्लियर है बात? ओके, नाउ आगे बात किया जाए। आगे बात क्या करते हैं, देखो जरा सा हमारे पास है आर एन सी, मैं सीधे अब लिखूं क्या इसको ऐसे, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। अब आपने डाला यहां पर क्या बेटा HCl H2O, ये प्लस और ये माइनस, क्या H प्लस यहां अटैक मार देगा? तो जैसे H प्लस यहां पे अटैक मारेगा तो जरा देखो क्या होगा, R N डबल बॉन्ड C और H हो जाएगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, ये हो गया। और यहां पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, देखते जाना देखते जाना, सीधे कुछ नहीं हुआ, ये प्लस ये माइनस था, H प्लस यहां पे जाके अटैक कर दिया, बोलो, है ना। एक्चुअली में यहां पे लोन पेयर भी तो था ना, माइनस है लोन पेयर है, तो एक्चुअली में H प्लस लोन पेयर की बात करोगे तो आप अगर चाहो तो लोन पेयर के मैकेनिज्म भी देख सकते हो कि लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज आ जाएगा और प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। या ऐसे सिंपल देखो, H प्लस यहां पे अटैक किया, प्लस माइनस खत्म। अब यहां पे माइनस प्लस आया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन टूटेगा, प्लस की तरफ माइनस चला जाएगा और इधर ऐसे टूट जाएगा। ये फिर से हमने यहां पर H प्लस H2O या HCl H2O लिया, तो जैसे ऐसे टूटा तो ये प्लस माइनस तो बेटा हो गया न्यूट्रलाइज, तो आर एन डबल बॉन्ड CH और यहां पर प्लस, और ये जो वाटर है H2O, ध्यान दो इसके पास है यहां पर लोन पेयर, तो क्या ये लोन पेयर इस प्लस चार्ज पर अटैक मार देगा? लोन पेयर इस प्लस चार्ज पर क्या करेगा? एक अटैक मार देगा। देख लीजिए जरा चीज, आप खुद देख लो, सिंपल चीज एकदम मैकेनिज्म। RNC HCl डाला, ये हुआ, कैसे भी समझो, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया सीधे, ये पहले क्या हो गया था सीधे, मतलब यहां से जो बना वो क्या बना था, RN प्लस ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। फिर ये बॉन्ड टूटा ऐसे तो ये पार्ट आया, फिर आगे बढ़े, सिंपल भाई, प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, टूट गया, प्लस माइनस है, यहां प्लस बच गया, प्लस है लोन पेयर, तो बताओ एक लोन पेयर बेटा एक प्लस चार्ज क्या बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा। एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज क्या बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा, और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज आएगा। देखो बना रहा हूं, तो RN डबल बॉन्ड CH है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं लाइक दिस और यहां पर प्लस, तो देखो एक प्लस और ये लोन पेयर, प्लस और देखो यहां पे प्लस था, इसके पास लोन पेयर था, एक बॉन्ड बनाया और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज आया, जहां पे लोन पेयर था वहां पर प्लस चार्ज आया। अब सिंपल क्या होगा बताइए, प्लस आया तो बेटा फिर से टूट जाएगा, यहां माइनस यहां प्लस, H प्लस बाहर हो जाएगा, और फाइनली ये क्या बना देगा, जरा देखो, RN डबल बॉन्ड CHOH। अब ये एटोमराइज होगा,
टाटोमेरिज्म का कंडीशन आएगा। कैसे? इसको 1 2 3 करो, 1 2 3। ट्रैक सिस्टम होता है, ये जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होके 3rd नंबर पे जाता है और ये डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में जाता है। कई बार बीच में बोल चुका हूं, कई बार बीच में बोल चुका हूं। ओके, तो हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा 2 3 से 2 1 में। टाटोमेरिज्म, टाटोमर्स बने, टाटोमेरिज्म हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा। तो बताओ क्या हुआ? R, N के पास H आ गया, N के पास H आ गया, सिंगल रह गया ये, और ये पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया तो CH डबल बॉन्ड O। क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं? R NH C डबल बॉन्ड OH। चेक, ये बना, यहां से ये बना। बस इसके बाद जैसे ही आप H प्लस HOH करोगे, आप डायरेक्ट लिखो भाई, इसमें ऐसे लिख लो, डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करा लो इसका, तो टूट जाएगा ऐसे, और ये क्या बना देगा? RNH2 प्लस HCOH, HCOOH, amine and fortification. This is the final product actually. This is the mechanism of this reaction actually. How to form this one? तो ऐसे बेटा हम बात नहीं करते, जहाँ पर रिक्वायर्ड है एक्चुअली में। केमिकल टेस्ट में तो हालांकि सब मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पर हम नहीं, जरूरत थी हमको, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बताना चाहिए। तो जहाँ पर मुझे लगेगा कि एकदम बताना ही बताना है, मैं आपको फिर छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बताऊंगा जरूर। सो दिस इज एक्चुअली, नोट डाउन फर्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। हम लोगों ने बात किया किसकी? कार्बोनिल रिएक्शन की बात हुई, जो आइसोसाइनाइड बन जा रहा था, फॉल स्मेल था, वेरी बैड स्मेल था, पॉइजनस था, सो दैट मस्ट हैव टू बी डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रॉय कैसे करना था? मैंने उसमें कॉन्क HCl, हम लोग उसमें कॉन्क HCl या एक्सेस ऑफ HCl मिलाएंगे जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो सारा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। अब जैसे कि ये जो आइसोसाइनाइड है, इसका जो बेसिकली मैंने बताया था इसका यूज क्या हो सकता है। So it is used for detection of, it is used for detection of minute leakage, तो जो बहुत, जैसे कोई इंपॉर्टेंट, जैसे जिस लीकेज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का यूज करें, तो अगर लीकेज होगा तो बहुत बैड स्मेल आएगी, वेरी बैड स्मेल, फॉल स्मेल आएगी, तुरंत पता चल जाएगा कि लीकेज हो गया। सो इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ माइन्यूट लीकेज। फिर यहीं पर एक चीज आपको याद होगा, MIC होता है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। फॉर्मूला ऑफ दिस इज CH3NC। आपको पता है दिस गैस मीन्स MIC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। याद है? भोपाल गैस ट्रेजेडी इन दिसंबर 1984। This MIC बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। This gas is responsible for the भोपाल गैस tragedy in December 1984। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, जिसकी हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट, कि ये जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। सो कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज बेसिकली, कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज बेसिकली used to identify primary 1 degree aliphatic और aromatic amines। तो जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, इसका हम लोग यूज क्या करते हैं? टू आइडेंटिफाई, टू डिटेक्ट प्राइमरी 1 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइंस। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताया था ना कि भाई आइसोसाइनाइड अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। सो इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ
वेरी माइन्यूट लीकेज, वेरी माइन्यूट लीकेज। इतना इसका गंदा स्मेल होता है कि दिमाग खराब हो जाता है, नाक लग रहा फट जाएगी। एनएमआईसी भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो एमआईसी गैस थी, मेथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC। दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इन December 1984 and carbylamine test is basically used to identify primary aliphatic or aromatic amines. So this is all about carbylamine reaction. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। हटा रहा हूं इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। सो जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नाइट्रस एसिड टेस्ट फॉर एलिफेटिक अमाइंस and nitrous acid test for aromatic amines. यहां पर अगर हम 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन यूज करें, एरोमेटिक अमाइन, सो दिस नाइट्रस एसिड टेस्ट इज कॉल्ड एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट। और ये जो एजोडाई बनता है ये होता है येलो ऑरेंज रेड कलर का डाई होता है, येलो ऑरेंज रेड कलर का डाई होता है। सो दो पार्ट में जाएंगे हम लोग, नाइट्रस एसिड टेस्ट फॉर एलिफेटिक अमाइंस, नाइट्रस एसिड टेस्ट फॉर एरोमेटिक अमाइन। और इसी टेस्ट से हम लोग, जैसे कि देखो बेटा, जब हम लोग कार्बाइलमाइन रिएक्शन की बात करते, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब हम लोग कार्बाइलमाइन रिएक्शन की बात कर रहे थे तो उस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई वो जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन भी दे रहा है और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन भी दे रहा है। तो अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो बिटवीन प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, तो देखना विल यूज दिस नाइट्रस एसिड टेस्ट। सो यहां पर लिख दे रहा हूं, दिस नाइट्रस एसिड टेस्ट ओवरऑल इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश distinguish 1 degree aliphatic amine and 1 degree aromatic amine। इस टेस्ट का यूज करके कार्बाइलमाइन में हम ये काम नहीं कर पाए थे। कार्बाइलमाइन की हम जब बात कर रहे थे तो वहां पर वो दोनों के लिए हो रहा था, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन की बात भी हो रही थी, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की बात भी हो रही थी, दोनों की बात हो रही थी। सो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश between 1 degree aliphatic and aromatic amines using carbylamine reaction or carbylamine test, but using nitrous acid test we can distinguish between 1 degree aliphatic amine and 1 degree aromatic amine। let us see, देखते हैं आगे क्या होता है। सो ये दो टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। पहला है नाइट्रस एसिड टेस्ट फॉर एलिफेटिक अमाइन और दूसरा है नाइट्रस एसिड टेस्ट फॉर एरोमेटिक अमाइन। टोटल 5 करने थे, अब देखते जाओ। आई थिंक दिस इज 4th वन। सो नेक्स्ट हटा रहा हूं मैं इसको। तो अब इसमें जो हम आगे की बात करने जा रहे हैं, पहला पार्ट जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज नाइट्रस एसिड टेस्ट फॉर एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन। पहले मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर आपने 1 डिग्री अमाइन लिया और उसमें आपने HNO2 और HONO भी बोलते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी को हम लोग NaNO2 प्लस HCl भी बोलते हैं। ये डाला आपने तो आपको N2 बबल्स मिलते हैं, N2 बबल्स, नाइट्रोजन के बबल्स मिलते हैं, पता चल जाएगा तुरंत। तो अगर N2 बबल मिल गया मतलब आपने क्या किया, N2 का बबल मिल रहा है अगर, तो प्राइमरी अमाइन हो गया, 1 डिग्री अमाइन। और अगर हम 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो इसमें वही सेम रीजन अगर हम डालें
तो यहां पर एक पर्टिकुलर कंपाउंड मिलता है और उसको हम बोलते हैं येलो ऑयली लेयर, येलो ऑयली लेयर। एंड दिस इज वेरी कार्सियोजन। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, कार्सिनोजन होता है। सो अवॉइड टू फॉर्म दिस। और अगर हम लोग 3 डिग्री अमाइन की बात करें, सेम रिएजेंट, नो साइन, ये कोई साइन नहीं देता है, नो ऑब्जर्वेशन, यहां से हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है। तो एक्चुअली हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि भाई क्या ऑब्जर्वेशंस मिल सकते हैं। तो अगर 1 डिग्री अमाइन है तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, यूजिंग नाइट्रस एसिड, अगर 1 डिग्री अमाइन है तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, नाइट्रोजन बबल मिलेंगे। 2 डिग्री अमाइन है तुरंत हमें येलो ऑयली लेयर मिलेगा, बट इसको हमें अवॉइड करना चाहिए बनाने के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी कार्सियोजेंस, बहुत ज्यादा कार्सियोजन होता है, ये कार्सियोजेनिक होता है ये। सो इट हैज टू बी अवॉइड टू फॉर्म दिस, है ना, अवॉइड इट। Avoid its formation, or need to avoid, okay? और अगर 3 डिग्री अमाइन की बात करें तो कोई साइन नहीं मिलता, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है। ये रिएक्शंस मैं आपको इधर दिखाता हूं इसकी, देखो जरा सा, मैं ले रहा हूं 1 डिग्री अमाइन। हमने कहा कि हमारे पास है CH3, CH2, NH2। अब मैंने यहां पर लिया HNO2, HONO। ध्यान देना इसमें क्या होने वाला है एक्चुअली में। तो यहां से क्या होगा बेटा कि ये N2 निकलेगा, ध्यान देना, और इधर से ये H2O निकलेगा। क्या बना जरा देखना, तो N2 गैस निकल गई, देखो ये N2 बबल, प्लस जरा देखो CH3 CH2, N2 निकल चुका है, H2O निकल चुका है, तो सिर्फ बचा क्या है, OH। तो यहां पे OH आ गया, मीन्स अल्कोहल, और प्लस और क्या जरा देखो H2O। सो अगर 1 डिग्री अमाइन है तो आपको N2 बबल्स मिलेंगे। सिमिलरली 2 डिग्री अमाइन की बात करें, ये पूरा टेस्ट था, ऑब्जर्वेशंस था और ये रिएक्शंस है। ऑब्जर्वेशन आप खुद देख लो। 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो भाई CH3 है, C, और यहां पर भी C, सपोज N H, और यहां पर भी CH3, N 2 कार्बन से लगा हुआ है, 2 डिग्री अमाइन है ना, ऐसे लिख लो या तो CH3 NH। अब हमने डाला यहां पर फिर से HONO, ध्यान देना बेटा, HONO। यहां से क्या होगा, ये पार्ट ऐसे H2O निकाल देगा। तो क्या बना जरा देखना, CH3N, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, नाइट्रोसोअमाइन, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोसोअमाइन, वेरी कार्सियोजेनिक, so need to avoid, but this gives yellow oily layer। तो अगर हमें येलो ऑयली लेयर मिल जा रहा है, अगर हमें क्या मिल जा रहा है, येलो ऑयली लेयर मिल जा रहा है, इट मींस कंफर्म्स कि नाइट्रस एसिड टेस्ट 2 डिग्री अमाइन ही दे रहा है। सो येलो ऑयली लेयर कंफर्म्स 2 डिग्री अमाइन, N2 बबल कंफर्म्स 1 डिग्री अमाइन। एलिफेटिक की बात कर रहा हूं, ये भी है एलिफेटिक, ये भी है एलिफेटिक। और ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पर 3 डिग्री की, 3 डिग्री अमाइन की, 3 डिग्री अमाइन, तो 3 डिग्री अमाइन क्या होगा, CH3N CH3, हमने डाला बेटा इसमें HONO।
अब इसके पास लोन पेयर और यहाँ पे H प्लस है, अटैक मार देगा भाई। क्या बना देगा ये? एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज आता है, तो CH3 और बेटा आपको नहीं, ये H प्लस हो जाएगा और यहां पर CH3। ये जो बनेगा कलरलेस होगा, ये जो बनेगा कलरलेस होगा। ट्राई अल्काइल अमाइन आयन, तो ये जो बनेगा कलरलेस होगा। अब बेटा अगर कलरलेस है तो क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा बताओ? यहां से N2 बबल्स निकल रहे थे, आपको ऑब्जर्वेशन मिला क्या? यस 1 डिग्री अमाइन। येलो ऑयली लेयर मिल रहा था, यस तुरंत 2 डिग्री अमाइन। और यहां पर क्या कलरलेस? अब पता ही नहीं चला कि कलरलेस कोई कलर ही, मतलब कोई डिटेक्शन हो ही नहीं पाया, नो डिटेक्शन, मतलब कि हमें कोई साइन ही नहीं मिल पाया कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, मींस नो एनी ऑब्जर्वेशन। नो एनी ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब बेसिकली अगर 1 डिग्री है तो N2 बबल मिलेगा, 2 डिग्री है तो येलो ऑयली लेयर मिलेगा, और अगर 3 डिग्री है तो कंपाउंड तो बना जो भी बना एक्चुअली में, बट दैट इज कलरलेस। कोई साइन ही नहीं मिल पाया, कोई डिटेक्शन ही नहीं मिल पाया, कोई साइन दे ही नहीं रहा है, कलरलेस है, कलर पता ही नहीं कि भाई कलरलेस है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी डिग्री क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो हियर देयर इज नो एनी ऑब्जर्वेशन, नो ऑब्जर्वेशन इज फाइंड हियर एक्चुअली। So this is nitrous acid test for aliphatic amines. This is nitrous acid test for aliphatic amines. Okay. समझ में आ रहा है बेटा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देख लो अच्छे से क्लियरली। Now, nitrous acid test for aromatic amine, and this is used basically for 1 degree amine. 1 degree amine. हमने क्या किया? एनिलीन लिया, NH2 लिया, NH2 में अगर हम HNO2 डाल दें और क्या बोलते हैं इसको, NO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो पता है बेटा ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है BDC में। BDC इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म भी मैकेनिज्म में आएगा। BDC इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो ये जो कंपाउंड है कन्वर्ट हो जाता है BDC में एक्चुअली। कैसे, क्या बना देखो यहां पर, तो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है बेटा कुछ ये होता है N2Cl प्लस माइनस, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जैसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, सुनना, इसमें हम डालते हैं बीटा नेफ्थॉल। बताया था स्टार्टिंग में ही, अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा। बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल का फॉर्मूला क्या है जरा देखो, बता चुका हूं, ये था, ये था, इसके एस्पेक्ट में ये 1 था, यहां पे हाइड्रोजन था, और यहां पर बेटा OH था। कुछ नहीं, यहां से HCl निकल जाएगा, और जैसे HCl निकलेगा तो देखो ये बेंजीन है, दिखा रहा हूं आपको, ये बेंजीन है, यहां पर देखो क्या था, N डबल बॉन्ड N, उसके बाद क्या मिला, ये रिंग यहां पे ऐसे जुड़ गया, ये और यहां पर ये OH आ गया। इसी को कंपाउंड को हम बोलते हैं। अब इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको सीधा करके लिख लो। देखो ऐसे लिखा हुआ है बेटा, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऐसे लिखा हुआ है, या फिर इसी बॉन्ड को आप ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके लिख लो, और अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा, प्यारा लगेगा देखने में। ये देखो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एजोडाई। योर कलर होता है इसका क्या, येलो, ऑरेंज,
रेड। सो इफ सिंपल देखो, हमने लिया एनिलीन, एनिलीन इज 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। सो एनिलीन इज 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, समझना। एनिलीन इज, अच्छा बीटा नेप्थॉल या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते थे, 2 नेप्थॉल। बीटा नेप्थॉल या फिर इसी को हम क्या बोलते थे बेटा, 2 नेप्थॉल। बीटा नेप्थॉल या फिर इसी को हम क्या बोलते थे, 2 नेप्थॉल। एनिलीन लिया आपने, जैसे उसमें एनिलीन में कभी भी एनिलीन में अगर आप नाइट्रस एसिड डालोगे तो तुरंत ये बेंजीन डाइजोनियम बीडीसी बनाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस तरह से। बीटा नेप्थॉल डालोगे HCl निकल जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एजोडाई। कलर इज योर मींस येलो ऑरेंज रेड, येलो ऑरेंज रेड, दिस इज डाई इज फॉर्म। तो आप जरा देखो कि अगर हम बात करें, ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन की, तो जब उसमें हमने HNO2 डाला था तो उसने N2 बबल दिया था। अगर हम बात करें 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की, तो उसमें हम HNO2 और बीटा नेप्थॉल जब डालते हैं तो हमें यहां पर क्या मिलता है, एजोडाई मिलता है। उसका कलर कैसा होता है, येलो ऑरेंज रेड। सो अब बताओ, यूजिंग नाइट्रस एसिड टेस्ट, using nitrous acid test we can easily distinguish between 1 degree aliphatic amine and 1 degree aromatic amine। 1 degree aromatic amine nitrous acid test में नाइट्रोजन बबल देता है और 1 degree aromatic amine नाइट्रस एसिड टेस्ट में जो डाई देता है, योर कलर देता है, येलो ऑरेंज रेड कलर देता है। सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू एक्चुअली। सो नाइट्रस एसिड टेस्ट एलिफैटिक में 1 डिग्री भी देता है, 2 डिग्री भी देता है, 3 डिग्री में कोई साइन नहीं मिलता है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है। बस जब हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो हम 1 डिग्री की बात करते हैं, जहां पर एजोडाई बनता है, येलो ऑरेंज से रेड मिलता है। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसी में थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, हालांकि आप तुरंत बता दोगे, एक नॉर्मल सा एकदम नेगेटिव माइनस लेवल का क्वेश्चन है, हाउ टू डिस्टिंग्विश between CH3CH2NH2 and C6H5NH2। तो अगर हम बात करें CH3CH2NH2 की, तो बेटा अगर हम इसमें HNO2 डाल दें तो हमको N2 बबल मिल जाएगा, क्योंकि दिस इज 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन। N2 बबल मिल जाएगा, N2 बबल। और अगर हम यहीं पर बात करें C6H5NH2 की, तो उसमें अगर हम HNO2 और बीटा नेप्थॉल डाल दें तो हमें यहां पर याद करो कुछ ये कंपाउंड मिल रहा था, ये था N था, डबल बॉन्ड N था, फिर ये जुड़ गया था ऐसे, ये और यहां पर OH था, एजोडाई मिलेगा। क्या मिलेगा, एजोडाई। कौन सा कलर, योर कलर। योर कलर मीन्स येलो ऑरेंज रेड। So we can distinguish 1 degree aliphatic amine and this is 1 degree aromatic amine. You can easily distinguish using this. So अब जैसे आपसे बोले कि भाई नाइट्रस एसिड टेस्ट बेटा, नाइट्रस एसिड टेस्ट और इसमें क्या बेसिकली डिफरेंस है। सो डिफरेंस इज दैट कि कार्बालाइमन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि कार्बालाइमन रिएक्शन में हम ये टेस्ट दोनों दे रहा था, एरोमेटिक 1 डिग्री एरोमेटिक भी दे रहा था, 1 डिग्री एलोफैटिक भी दे रहा था। यहां पर भी दोनों दे रहे हैं और उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा था आइसोसाइनाइड बन रहा था, बैड स्मेलिंग फॉल्स स्मेल आ रहा था। सो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि भाई एरोमेटिक वाला कौन सा है और एलिफैटिक वाला कौन सा है। बट इन दिस केस जब आप 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन लेते हो तो नाइट्रोजन बबल्स मिलते हैं, और जब आप 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन लेते हो तो आपको योर कलर मिलता है, योर ऑरेंज डाई मिलता है, एजोडाई मिलता है एक्चुअली। सो इफ वी आर यूजिंग नाइट्रस एसिड टेस्ट फॉर एरोमेटिक अमाइंस, दैट टेस्ट इज कॉल्ड एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट।
और सिंपल एलिफेटिक में नाइट्रस एसिड। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने बात किया कौन सी किसकी, दिस इज नाइट्रस एसिड टेस्ट फॉर एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमाइंस। सो नोट डाउन फर्स्ट एक्चुअली। ओके, तो हम लोगों ने ये वाला नाइट्रस एसिड टेस्ट भी बेटा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट डिटेल मैंने आपको समझा दिया क्या क्या हो सकता है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट फॉर अमाइंस इज Hinsberg test. It is used, this test is used for 1 degree, 2 degree, 3 degree aliphatic amines. किसके लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं? एलिफेटिक अमाइंस के लिए यूज करते हैं। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस। स्टार्टिंग में मैंने बताया था बेटा ये कंपाउंड का नाम याद करो आप, क्या नाम था इसका? सल्फोनिल क्लोराइड। फिर मैंने कहा था यहां से एक सीएल हटा के वहां पे बेंजीन लगा दो। तो ये बन गया था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये जो हिंजबर्ग टेस्ट है बेसिकली, ये जो हिंजबर्ग टेस्ट है बेटा बेसिकली, इसमें जो हम लोग हिंजबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट वो पता है क्या है? यही है आपका हिंजबर्ग रिएजेंट, दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ओके, ठीक। हिंजबर्ग रिएजेंट को हम HR बोल दे रहे हैं, HR। इसका पहले शॉर्ट बताता हूं क्या होगा एक्चुअली में। अगर हमने लिया 1 डिग्री अमाइन, है ना, इधर लिखते हैं। अगर मैंने लिया बेटा 1 डिग्री अमाइन और इसमें मैंने हिंजबर्ग रिएजेंट डाला, हिंजबर्ग रिएजेंट डाला, तो यहां पर एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा जो कि एसिडिक इन नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर। और जैसे उसको हम NaOH में डाल देंगे और KOH में, तो बेसिकली क्या, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बनाएगा, सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा। मीन्स दिस एसिडिक कंपाउंड इज soluble in NaOH और KOH। सुनो, हमने 1 डिग्री अमाइन लिया, हिंजबर्ग रिएजेंट डाला, कंपाउंड बना है, यहाँ पर नाइट्रोजन का ही कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक नेचर है तो ये बेस है, तो एसिड बेस मिलके एक सॉल्ट बना देंगे, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट। तो ये कंपाउंड जो है चूंकि एसिडिक इन नेचर है तो NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। सो दिस विल बी soluble in NaOH और KOH। दिस इज 1 डिग्री अमाइन। ऐसा अगर हम 2 डिग्री अमाइन की बात करें, बेसिकली बात यहां पे बेटा एलिफेटिक की और नॉट एरोमेटिक की, मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है। 2 डिग्री अमाइन की बात करें, फिर से हमने इसमें HR डाल दिया, तो फिर से यहां पे कंपाउंड बनेगा एक, फिर से एक कंपाउंड यहां पर बनेगा। तो जो कंपाउंड यहां पर बनेगा दैट विल बी नॉट एसिडिक, नॉट एसिडिक। तो अगर हम उसमें NaOH या KOH डालेंगे तो नो रिएक्शन, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो बताओ ये जो कंपाउंड बना वो एसिडिक है ही नहीं, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, और अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो क्या ये सॉल्युबल होगा NaOH में? नहीं। सो दिस कंपाउंड इज नॉट सॉल्युबल इन NaOH और KOH। अब यहां पर हम बात करें अगर 3 डिग्री अमाइन की, एक शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं, हिंजबर्ग रिएजेंट डालेंगे तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। तो जब ये कंपाउंड ही नहीं बन रहा तो अगर आप यहां पे NaOH या KOH डालो तो फिर आगे बढ़ने का तो मतलब ही नहीं बनता है। सो 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंजबर्ग रिएजेंट।
तो यहाँ कुछ बना ही नहीं, तो NaOH KOH डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो दिस इज बेसिक क्राइटेरिया एक्चुअली, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट डालते ही जब उसमें आप NaOH डालते हो सॉल्युबल है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 2 डिग्री अमाइन कंपाउंड बना बट NaOH डाला या KOH डाला तो सॉल्युबल नहीं है, तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा, दिस इज सॉल्युबल इन NaOH एंड दिस इज नॉट सॉल्युबल इन NaOH। और 3 डिग्री अमाइन की बात करो अगर, तो ये चार के साथ रिएक्शन ही नहीं देगा एक्चुअली। तो बेटा ये क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, हमें उनकी बात करनी पड़ेगी वन बाय वन। तो रिएक्शंस की बात करते हैं, देखते हैं जरा सा कि भाई इस रिएक्शन इन्वॉल्व क्या क्या है। तो ये तो मैंने आपको एक समरी बताया कि भाई इस तरह से टेस्ट आगे बढ़ेगा और ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ पे सामने आएंगे जो मैंने समराइज किया आपको। अब हम यहां पर लेने जा रहे हैं 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन। एलिफैटिक अमाइन एक एक करके आपको टेस्ट दिखा देते हैं हम। 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन, ओके बेटा। तो मैंने यहां पर लिखा RnH2, दिस इज 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन। अब मैंने इसमें डाला क्या, वही Cl H डबल बॉन्ड O, हिंसबर्ग रिएजेंट डाला इसमें, तो इसको आप ऐसे लिख लो RnH, NH, तो यहां से क्या निकल जाएगा HCl। तो यहां पे कंपाउंड बना, क्या बना Rn और NH, HCl निकल गया ना बेटा यहां से, माइनस HCl निकल गया यहां से, तो NH यहां पे मैं उस H को ऐसे लिख रहा हूं, फिर ये N जुड़ गया इसके साथ सल्फर के साथ, ये बना कंपाउंड, ये पर्टिकुलर कंपाउंड बना, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट मिला हमको एक, ये क्या मिला हमको, एक प्रेसिपिटेट मिला। अब बताओ बेटा ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच्ड है, सो दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन, दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर एक्टिव हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन की वजह से ये जो कंपाउंड है, अब अगर ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो इजीली रिप्लेसेबल होगा, इजीली रिप्लेसेबल होगा। और अगर ये H+ रिप्लेस कर दे रहा है, इट मींस ये कंपाउंड कौन सा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, दिस विल शो एसिडिक नेचर। तो अगर हम इसमें बेस डाल दें, तो देखो हमने क्या किया, यहां पर NaOH डाला, तो जैसे NaOH डालोगे तो ये बेटा क्या है प्लस और ये क्या है माइनस। अब ये यहां पर ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर माइनस आएगा और यहां पर प्लस आएगा। बताओ ये H+ और OH माइनस से क्या निकल जाएगा H2O, ये H+ और ये OH माइनस क्या निकल जाएगा H2O, फिर यहां पे बचेगा माइनस और ये क्या है बेटा Na+। ध्यान देना ये H+ और ये OH माइनस, वाटर निकल गया ये देखो, उसके बाद यहां पे माइनस है और ये Na+ है, मींस कंपाउंड क्या बनेगा Rn माइनस, और यहीं पर Na+ ऐड हो जाएगा इसके साथ, Na+, और यहां पर आ गया आपका S डबल बॉन्ड O एंड दिस कंपाउंड, दिस इज सॉल्ट ऑफ सोडियम। यहां पे NaOH भी डाल सकते थे या फिर क्या डाल सकते थे KOH। तो अगर KOH होता तो क्या आता, पोटेशियम है, होता तो पोटेशियम आता, सोडियम होता तो सोडियम आता, तो ये सॉल्ट ऑफ सोडियम बन गया एक्चुअली। तो जैसे आपने, चूंकि एसिड था और बेटा ये क्या था, बेस था, ये एसिड था, ये कंपाउंड क्या था, बेसिकली एसिड था, और ये कंपाउंड, और ये क्या है बेस, एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट किए, तो ये कंपाउंड बेस में डिसॉल्व हो गया, मींस दिस कंपाउंड इज soluble in NaOH, soluble in NaOH to form salt, to form salt. So this is 1 degree aliphatic amine का कंप्लीट रिएक्शन आपके सामने है, दिस इज हिंसबर्ग रिएक्शन इज वेरी सिंपल। आप देख रहे हो रिएक्शन में कुछ नहीं रखा हुआ है, रिएक्शन इज वेरी 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 सिंपल एक्चुअली, ओके। अब आगे की बात कर लो, हटा रहा हूं मैं इसको बेटा, ओके। तो देखो वही हुआ कि 1 डिग्री अमाइन था, हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, कंपाउंड बना, एक प्रेसिपिटेट बना, एसिडिक नेचर था, बेस डाला, सॉल्ट बन गया, और ये जो कंपाउंड था सॉल्युबल इन NaOH और KOH। अब हमने क्या किया कि भाई टू डिग्री अमाइन लिया एलिफैटिक, 2 डिग्री एलिफैटिक अमाइन लिया, 2 डिग्री का मतलब कुछ ऐसे RnH R 2 डिग्री, R या R डैश हो सकता था, देखो नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है।
अब इसमें हमने डाला हिंसबर्ग रिएजेंट, वही Cl H डबल बॉन्ड O, कुछ ये निकल गया यहां से HCl माइनस HCl। अब जरा देखो क्या बना, Rn, अब n के पास ये H हट गया, HCl निकल गया, तो यहां पे R और यहां पे R, और बेटा ये यहां पर क्या देगा, देखो S डबल बॉन्ड O और ये भी प्रिसिपिटेट मिला यहां पर हमको। बट अब यहां पर क्या कहीं पर एक्टिव हाइड्रोजन है? नो एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, बट इसके पास लोन पेयर है, तो एसिड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं बेसिकली। सो दिस इज नॉट एसिड, दिस इज नॉट एसिड। तो अगर एसिड नहीं है तो अगर आप इसमें NaOH या KOH डालोगे तो बेटा क्या ये रिएक्ट करेगा? नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि ये तो बेस है, बट बेटा ये अब इस लोन पेयर की वजह से तो बेसिकली ये बेसिक नेचर शो करने लगेगा ना, तो ये बेस और ये बेस थोड़ी आपस में रिएक्ट करेंगे, सो नो रिएक्शन। इट मींस ये कंपाउंड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, और जब करेगा ही नहीं तो क्या उस NaOH के साथ जब रिएक्ट किया ही नहीं तो क्या खाक डिसॉल्व होगा? सो नॉट सॉल्युबल इन NaOH और KOH। सो 2 डिग्री अमाइन था, हिंसबर्ग रिएजेंट, कंपाउंड बना, नॉट एसिडिक, डाला, नो रिएक्शन, नॉट सॉल्युबल इन NaOH और KOH। तो देखो 1 डिग्री अमाइन सॉल्युबल है NaOH KOH में, 2 डिग्री अमाइन सॉल्युबल नहीं है, प्रेसिपिटेट ही दिखेगा और ये सॉल्व हो जाए, डिसॉल्व हो जाएगा, तो तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो, तुरंत डिफरेंशिएट कर सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री में। सो दिस इज द रिएक्शन। हटा रहा हूं इसको भी। थर्ड जो बात हम करने जा रहे हैं दैट इज 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। अब 3 डिग्री का मतलब क्या, जरा देखना, RN R, ये बेटा R सेम भी हो सकते हैं और R डिफरेंट भी हो सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। अब हमने क्या किया यहां पर, HCl S डबल बॉन्ड O, हो क्या रहा था, किसके पास हाइड्रोजन था तो HCl निकल जा रहा था। अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास लोन पेयर है और यहां पर इसके पास भी लोन पेयर है और ये लिविंग ग्रुप है, तो यहां पर भी लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर, अटैचमेंट तो हो ही नहीं सकता है, दोनों आपस में मिलकर निकल भी नहीं सकते किसी के साथ एक्चुअली में। तो इट मींस यहां पर हम कहेंगे नो रिएक्शन। तो 3 डिग्री जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, तो 3 डिग्री अमाइन जब ये रिएक्ट किया ही नहीं तो बताओ फर्दर जब यहां कुछ बना ही नहीं है तो NaOH डालो या KOH डालो या कुछ भी दुनिया का कुछ भी डाल दो, आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे, खत्म बात। सो दिस कंप्लीट टेस्ट इज कॉल्ड हिंसबर्ग टेस्ट एंड दिस इज टेस्ट ऑफ व्हाट, अमाइंस एक्चुअली। तो यहां लोगों ने टेस्ट ऑफ अमाइंस कंप्लीट किया बेटा, ओके, टेस्ट ऑफ अमाइंस कंप्लीट किया। तो बेसिकली हमने यहां पर जो ट्रिक बताया था आपको, क्या बताया था, सालू कार में नहीं लेटो। स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा करके बस बता रहा हूं, सालू कार में नहीं लेटो, सालू सॉल्युबिलिटी टेस्ट, अमाइंस बेसिक नेचर शो करते हैं, तो एसिड डालोगे डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है। सालू कार, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत डिटेल में बताया, कुछ नहीं बोलने जा रहा हूं, सब कुछ आपको बता चुका हूं। MIC भोपाल ट्रेजेडी कॉन्ड इन दिसंबर 1984, सारा कुछ। अगर आइसोसाइनेट बनता है तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करें, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी क्या यूज है, क्या क्या है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टेस्ट लिया, वो था क्या आपका लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट भाई बेसिक नेचर शो कर रहा है तो रेड को ब्लू में कर देगा। नाइट्रस एसिड टेस्ट हम लोगों ने 2 तरह के लिया, एक एलिफेटिक अमाइंस के लिए और दूसरा एरोमेटिक अमाइंस के लिए। एलिफेटिक अमाइंस में 1 डिग्री की बात की, 2 डिग्री की बात की, 3 डिग्री की बात की। एरोमेटिक में हमने 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की बात की जहां पर एजोडाई बन रहा था, बीटा नेथोल का यूज हुआ एक्चुअली में। कलर था योर, YOR, येलो ऑरेंज रेड। तो अगर आप 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन लेते हो तो N2 बबल मिलता है नाइट्रस एसिड टेस्ट में। अगर आप 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन लेते हो तो आपको एजोडाई मिलता है, योर येलो ऑरेंज डाई कलर मिलता है। So you can distinguish between 1 degree aliphatic and 1 degree aromatic amine, but कार्बाइल अमाइन में हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे। So using nitrous acid test we can differentiate between 1 degree aliphatic amine and 1 degree aromatic amine. Then we'll go for next test, last test, Hinsberg test. Hinsberg test में हमने Hinsberg reagent की बात की, 1 डिग्री के साथ जो रिएक्ट करेगा तो एक प्रेसिपिटेट बनाएगा,
जो कि एसिडिक इन नेचर होगा, NaOH KOH में डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। 2 डिग्री लोगे तो एक कंपाउंड बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, बट वो NaOH KOH में डिजॉल्व नहीं होगा। और 3 डिग्री लोगे तो वो हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा बेसिकली। सो हिंजबर्ग टेस्ट इज बेसिकली फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस। तो आज हम लोगों ने ये सारा पार्ट कंप्लीट किया। आई होप सो कि आप सबको बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप स्टडी कर रहे हो, एग्जाम आ ही रहा है आपका। एंड ये जो लेक्चर्स हैं बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इनको धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखो, मैं हर जगह आपको VKST देता चला जा रहा हूँ और उसके थ्रू आप आगे बढ़ो। एक बार आप मेरे सिस्टम को फॉलो करके देखो, दिन देखो कि फिर कितना मजा आता है, कितना आप इंजॉय करते हो। तो स्टेप बाय स्टेप तैयार करो। फिर से फाइनली जो मैं हमेशा बोलता हूँ वही बोलूंगा कि ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ प्रॉपर, समरी बनाओ उसकी प्रॉपर, रिवाइज करते रहो उसको बार बार। समरी बना के कहीं छोटा सा डायरी बनाओ, पॉकेट में रखो, समरी बनाओ, या फिर उसको आप वॉल में चिपका दो जिस रूम में आप रहते हो। बार बार देखो, रिवाइज करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन ही मस्ट है एक्चुअली में, है ना। और रिएक्शंस वगैरह ध्यान से पढ़ो, और इसके बाद आप देखो कि सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान है। मेरे साथ लगे रहो, कीप वॉचिंग, ओके। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके बेटा। थैंक यू वेरी मच। आई होप बेटा आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। और बेटा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाना, नोट्स को पेंडिंग में नहीं डालना, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, उनकी समरी बनाते जाओ, और फिर देखो कि आपको लेक्चर में या सब्जेक्ट में कितना और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छा कमांड आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस को आप बेटा चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो बेटे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटे। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।